वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, केंज द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो क्या होगा? समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, और एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है? सी प्लस आई। अगर ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? एग्रीगेट सप्लाई में होता है सी प्लस एस। इसका मतलब हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सेविंग कम होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। ठीक है, न्यूनतम कितना हो सकता है? 0, और अधिकतम कितना हो सकता है? 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अनुसूची जो निवेश के विभिन्न स्तरों पर ब्याज की दर के साथ संबंध को दर्शाती हैं। ब्याज की दर और निवेश इन्वेस्टमेंट के बीच में जो संबंध होता है उसको निवेश की सीमांत क्षमता MEI अनुसूची के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, MEC का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नई मशीनरी, या हम कह सकते हैं जो नई पूंजीगत वस्तु उत्पादन प्रक्रिया में लगाई गई है, उसकी लागत निकालने के बाद में जो प्रत्याशित प्रतिफल की दर है वो एक तरह से MEC होती है। और जब MEC ब्याज की दर से ज़्यादा होती हैं तो ऐसी स्थिति में निवेश करना लाभदायक होता है। ठीक है, निवेश संबंधी जो निर्णय होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? MEC के ऊपर। और MEI जो होती है वो क्या होती है? निवेश की सीमांत क्षमता किसको कहते हैं? प्रतिफल की दर होती है एक तरह से ये, या प्रत्याशित प्रतिफल की दर कह सकते हैं, जो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति पर जो निवेश की मात्रा दी हुई है उस पर सभी लागतें पूरी करने के बाद में प्राप्त की जा सकती हैं, ब्याज की दर को छोड़कर। ठीक है, और ब्याज की दर और जो निवेश है, ठीक है, उनमें किस प्रकार का संबंध होता है? विपरीत। अगला देखिए, निवल निवेश होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जो सकल निवेश है ग्रोस, उसमें से हम क्या करेंगे? जो डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पूंजी की सीमांत क्षमता प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं। MEC इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो किस में होता है? एक तो MEC और एक जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, संभावित आय जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संभावित आय है ऑप्शन ए। इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है? धनात्मक है। अगर हम कहें कि किसी वर्ष में जो प्रत्याशित आय है वो कितना है, माना कि 2000 है, और जो नई मशीनरी की पूंजीगत लागत है वो कितनी, माना कि 20,000 है, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो MEC कितना आएगा? 10% आएगा। अगर हम मान लें कि जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, संभावित आय है, वो कितनी है? ज़्यादा है, 2000 से बढ़ के माना कि हम 4000 मान लेते हैं, और सप्लाई प्राइस हम पहले वाली मान लेते हैं कितनी? 20,000। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 से। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, जैसे 20 आना चाहिए। ठीक है, 20% आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब संभावित आय ज्यादा होती है तो MEC क्या होगी? ज्यादा होगी। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रोफेसर किन्स के अनुसार उपभोग का मुख्य निर्धारक तत्व है। कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम। उपभोग जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? आय के ऊपर। जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, उपरोक्त समीकरण C = 60 + 0.6y में MPC।
तो देखिए एमपीसी आपका कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, ये जो समीकरण होती हैं इसमें हम लिखते हैं जैसे सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी और ये होता है वाई। ठीक है, तो ये जो स्मॉल सी है या यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 0.6 है, ये किसको बताता है एमपीसी को बताता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, किन्स के अनुसार उपभोग का आधारभूत नियम किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, उपभोग का आधारभूत नियम क्या है, इनकम जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ में उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग आय की तुलना में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर किन्स के अनुसार निवेश का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है। ठीक है, निवेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो किसके ऊपर निर्भर करता है, निवेश संबंधी निर्णय एमईसी पूंजी की सीमांत क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अगर एमईसी और ब्याज की दर दोनों की तुलना की जाए तो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति में निवेश करना कब लाभदायक होता है, जब पूंजी की सीमांत क्षमता एमईसी ज्यादा होती है बाजार ब्याज दर की तुलना में। और जब बाजार ब्याज दर ज्यादा होगी तो उस परिसंपत्ति में निवेश करना लाभदायक नहीं होता है, हानिकारक होता है। अगला देखते हैं, जब प्रयोज आय 500 रुपए से बढ़कर 600 रुपए हो जाए और उपभोग व्यय 470 से 560 हो जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, तो एमपीसी क्या होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होती है। तो यहाँ पे देखिए उपभोग में परिवर्तन कितना हुआ है 470 से 560, 90 का चेंज हुआ है। और इनकम 500 से 600 हो गई, 100 का चेंज हुआ है। तो 90 अपॉन 100 का मतलब हो गया 0.9, ऑप्शन सी। अगला, एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बराबर होती है। समग्र मांग किसके बराबर होती है, सी प्लस आई उपभोग और निवेश के बराबर होती हैं, ऑप्शन ए। और समग्र पूर्ति जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, उपभोग और निवेश के बराबर होती हैं, सॉरी उपभोग और बचत के बराबर होती हैं। अगला, केंजी रूप में निवेश का तात्पर्य किससे होता है। ठीक है, निवेश का जो तात्पर्य है वो किससे होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, रियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, बचत दर में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, इसको हम कहते हैं एमपीएस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंजी अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, केन्स का जो अर्थशास्त्र है 1929 में जब विश्व में मंदी की स्थिति आई थी तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने 1936 में अपनी पुस्तक में विचार दिए थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मंदी का अर्थशास्त्र है, ठीक है, वो एक तरह से किन्स के साथ में संबंधित हो सकता है। अगला देखिए, निम्न में से किस कारण उपभोग फलन शिफ्ट होगा। देखिए उपभोग फलन जो है उसमें एक तो व्यक्ति परक तत्व होते हैं सब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं वस्तु परक। तो जो व्यक्ति परक जो तत्व हैं सब्जेक्टिव, जैसे कि मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति हो गई है, सामाजिक व्यवहार हो गया है, व्यावसायिक प्रयोजन है, इसको किन्स ने क्या किया था अल्पकाल में स्थिर माना था। तो उपभोग फलन में जो परिवर्तन है वो किसके कारण हो सकता है, कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण होगा, ऑप्शन डी। ये एक तरह से क्या है वस्तु परक तत्व हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर इनको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू किन्स। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। आय में वृद्धि के साथ साथ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक तरह से क्या होती हैं, घटती जाती हैं। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य धनात्मक होता है लेकिन एक से कम होता है, ये भी सही है। एमपीएस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, ऐसा होना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि जब सारी की सारी इनकम उपभोग पर व्यय कर दी जाएगी तो उसमें जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो शून्य भी हो सकती हैं।
अगला देखिए, प्रोफेसर किन्स के अनुसार बचत होती हैं। ठीक है, बचत अगर देखें हम तो बचत एक व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखी जाए, ठीक है, निजी स्तर पर अगर देखा जाए तो बचत करना एक तरह से अच्छा माना जाता है, लेकिन पूरे समाज में अगर सब लोग बचत करने लग जाएंगे तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, कि जो बचत है वो निजी गुण है। ठीक है, निजी स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम इसको अच्छा नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूंजी की सीमांत दक्षता में वृद्धि होती है जब, ठीक है, पूंजी की जो सीमांत दक्षता है उसमें वृद्धि कब होगी, जब पूंजी स्टॉक में एक तरह से क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इसका अगर हम वक्र देखें तो वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। इधर हमने पूंजी स्टॉक ले लिया, कैपिटल स्टॉक, और इधर हमारे पास में क्या है, एम ई सी है। दोनों में किस प्रकार का रिलेशन है, इनवर्स, विपरीत संबंध होता है। तो एम ई सी जो है वो कब बढ़ेगी, पूंजी स्टॉक में कमी के साथ में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, इनके बीच में जो रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है, एम पी सी प्लस एम पी एस, दोनों की टोटल कितनी होती हैं, 1 के इक्वल होती हैं। और 1 माइनस एम पी सी अगर हम करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम पी एस आ जाएगा, और 1 माइनस एम पी एस करेंगे तो एम पी सी आ जाएगा। तो करेक्ट जो ऑप्शन इसमें से होना चाहिए बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय अर्थशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हम कह सकते हैं प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड जो है वो क्या होती है, जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला देखिए, किन्स का 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल सम्मिलित करता है। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो एक तो हो गया हमारा घरेलू क्षेत्र, डोमेस्टिक सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं। और तीसरा क्षेत्र हमारा हो जाएगा सरकार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र, दूसरा बिजनेस या व्यावसायिक फर्में जो होती हैं, और तीसरा हो जाएगा सरकार। नेक्स्ट है, ब्याज की दर में पर्याप्त वृद्धि से क्या होगा। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, जो अपनी बचतें हैं उसको बढ़ाएंगे और उपभोग में कमी करेंगे। ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, प्रयोज्य आय, जो डिस्पोजेबल इनकम होती हैं, और बचत के बीच में किस प्रकार का बचत में फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, ये हो गया हमारा बचत और आय के बीच में जो फलनात्मक संबंध, इसको हम क्या कहेंगे, बचत फलन कहेंगे, सेविंग फंक्शन कहेंगे। अगला देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर गुणा का मूल्य। देखिए, एम पी सी अगर 0.8 है या 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमने 0.25 ले लिया, तो देखिए यहाँ पे गुणक का जो मूल्य है वो कितना होगा, जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य बढ़ता है गुणक का मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। तो गुणक का मूल्य क्या होगा, k इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, कितनी है, 0.25 है। ये हो जाएगा आपका 1/0.75, और इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए, एमपीसी का मूल्य हम बढ़ा के ले लेते हैं, 0.50 ले लेते हैं। अगर एमपीसी 0.50 है तो मल्टीप्लायर होगा 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू 1/0.5 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य बढ़ता है तो गुणक का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी जितनी ज्यादा होगी, गुणक मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, एमपीसी अगर बढ़ेगी तो जो मल्टीप्लायर है गुणा के वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जे एम किन्स के साथ में संबंधित है? पूंजी की सीमांत क्षमता की जो अवधारणा है वो किन्स की है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आय में वृद्धि के साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा घटती है, एमपीसी घटती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है और आय में वृद्धि के साथ सीमांत बचत प्रवृत्ति हमेशा घटती जाती है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हमने थोड़ा चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए आय में वृद्धि के साथ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी को अल्पकाल में क्या माना गया है? स्थिर माना गया है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य हमेशा धनात्मक होता है और 1 से कम होता है। ठीक है, ये कथन हमारा जो है वो सही होना चाहिए। आय में वृद्धि के साथ सीमांत बचत प्रवृत्ति हमेशा घटती जाती है। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति भी अगर एमपीसी स्थिर होगी तो सीमांत बचत प्रवृत्ति भी क्या होगी? स्थिर होगी। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये होना चाहिए। इससे पहले देखिए हमने क्वेश्चन किया था, इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें अगर हम देखें, हाँ, असत्य कथन, इसमें अगर हमको देखना है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है, सही है। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है कि ये होना चाहिए कि जो आय में वृद्धि के साथ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। एमपीसी को क्या माना गया है? अल्पकाल में स्थिर। अब देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं आज का। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी क्या होती हैं? ठीक है, एमपीसी क्या होती हैं? आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय में जो परिवर्तन हुआ, तो यहां पर अगर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अतिरिक्त आय की वह दर जो उपभोग पर खर्च की जाती है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? एमपीसी कहते हैं।